Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my third lecture on किसके ऊपर है, फ्लूइड मोशन के ऊपर है। तो पहले लेक्चर में हम क्या बताएं कि फ्लूइड मोशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो होता है और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो होता है। ओके। और सेकंड लेक्चर में कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ था? हम लोग डिस्कस किए थे प्रेशर एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे, है ना। मतलब एक लिक्विड को हम लोग लिए थे और उस लिक्विड का हम लोग टोटल एनर्जी निकाले थे। लिक्विड का जो है एक काइनेटिक एनर्जी आएगा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा और तीसरा क्या आएगा, एक प्रेशर एनर्जी का टर्म आ रहा था। क्यों? देखिए, इन केस ऑफ सॉलिड के केस में प्रेशर एनर्जी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या आएगा, प्रेशर एनर्जी एक आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल एनर्जी निकाले थे, जिसका इक्वेशन कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आया हुआ है टोटल एनर्जी का हाफ रो वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। रो जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी, रो मतलब यहाँ पे डेंसिटी है लिक्विड का, और यहाँ पर पी है प्रेशर एनर्जी। ओके। अब हम लोग आज देखेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। ठीक है। व्हाट बर्नौलीज इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय बर्नौलीज इक्वेशन? देखिए, बर्नौली ने एक इक्वेशन दिया है और उसको कहा जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली ने कोई इक्वेशन, मतलब पुराना वाला जो हम लोगों का जो लिक्विड का टोटल एनर्जी आ रहा था, उसी एनर्जी को बर्नौली ने कहा कि वो क्या होता है, उस लिक्विड का कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग मोशन के समय में उसका जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब मान लीजिए लिक्विड यहाँ पे है, उसके बाद लिक्विड यहाँ पे आया। ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लिक्विड मोलिक्यूल यहाँ पे था, उसके बाद लिक्विड मोलिक्यूल यहाँ पे आया, लेकिन ड्यूरिंग दिस मोशन एक बार यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे था। तो यहाँ पे उसका टोटल एनर्जी निकाला गया, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, वो यहाँ पे निकाला गया। दोनों में क्या आया, कांस्टेंट आया। इसका मतलब टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिससे कि बर्नौली ने कहा। अब बर्नौली ने तो कहा, अब देखिए बर्नौली, यही चीज़ बस थ्योरी में लिखा गया है और बाकी कुछ है नहीं। इट स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल, और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है, उसका एक नेचर होता है ना। नॉर्मली सारे कोई भी चीज़ हो उसका एक नेचर आता है, तो जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है, उसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। अब बताइए, लिक्विड को कॉम्प्रेस किया जा सकता है क्योंकि उस पर एक प्रेशर रहता है ऑलरेडी, तो वहाँ पे इनकॉम्प्रेसिबल होता है। ओके। अगर हम लोग लिक्विड को कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर में आप अगर एक प्रेशर डालेंगे तो क्या वो नीचे की तरफ चला जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा? कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। एक रबर को कॉम्प्रेस करेंगे तो हाँ वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर उसको वाटर मॉलिक्यूल को कॉम्प्रेस करेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसलिए वो इनकॉम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कोस लिक्विड है। नॉन विस्कोस लिक्विड लिए हैं मतलब उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है और वो इजीली फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉन विस्कस लिक्विड। फ्लो कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। नॉन विस्कोस का मतलब है बिना फ्रिक्शन के, जो कि मोशन कर रहा हो जो लिक्विड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। किसमें? स्ट्रीमलाइंड फ्लो में, जो कि रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट के दौरान। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लिक्विड ऑफ मास m, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक एलिमेंट ऑफ लिक्विड जिसका मास क्या है, m है, एंड इट्स टोटल एनर्जी E, और इसका टोटल एनर्जी क्या है, E है। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लिक्विड ऑफ मास m एंड इट्स टोटल एनर्जी E। अब हम लोगों ने एक लिक्विड का एक एलिमेंट लिया, छोटा सा, मान लीजिए एक हम लोगों ने एक ऐसे एक ड्रॉप लिया है लिक्विड का, तो वो एक एलिमेंट हुआ। ठीक है। लिक्विड का हम लोगों ने एक ड्रॉप लिया और उसका मास क्या है, मान लीजिए उसका हम लोग मास मेजर किया, वो m है, और उसका टोटल एनर्जी क्या है, E है। टोटल एनर्जी मतलब E है। ओके। तो अब हम लोग उसका एनर्जी जो है वो आ जाएगा आपका
टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उस लिक्विड ड्रॉप का हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, और उसका जो प्रेशर एनर्जी है वो है mp/ρ। रो इज यहाँ पर डेंसिटी है उस लिक्विड का, और ये टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब देखिए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक टर्म है जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी व्हिच कम्स इनटू प्ले इन केस ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड के मोशन के समय में जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बर्नौली की इक्वेशन से हम लोगों ने एनर्जी बताया कि कांस्टेंट था, लेकिन अब विस्कोसिटी एक नया टर्म आया। विस्कोसिटी जो कि रिलेटेड है लिक्विड के साथ ही रिलेटेड है, और किसी के केस में विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया जैसे एक प्रॉपर्टी था जो कि जिस भी मैटर मतलब जो भी पार्टिकल या फिर जो भी वस्तु मास से एसोसिएटेड है उसका क्या आता था, एक इनर्शिया आता था। उसी प्रकार जो भी लिक्विड है, लिक्विड वाला कोई भी फ्लूइड है, तेल हो या फिर वाटर हो या फिर कोई भी नॉर्मल जो भी फ्लूइड है, उसके साथ क्या है एसोसिएटेड है, एक विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी व्हिच कम्स इनटू प्ले इन केस ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। मान लीजिए फ्लूइड आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड क्या है, मोशन कर रहा है। तो उस मोशन के दौरान क्या होता है, मान लीजिए आप लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, एक हम लोग क्या लिए यहाँ पर, ट्यूब लिए हैं। डिफरेंट मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे इसका पिछला वाला जो पोर्शन है वो क्या है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक हम लोगों ने एक ट्यूब लिया है, और इस ट्यूब में इधर वाटर हम लोग को पास करवा रहे हैं और इधर ही खुला है, और यहाँ पर वाटर ऐसे निकल जा रहा है। इधर एंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है वाटर जो है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, क्या वो ये है कि ये जो लिक्विड है बहुत सारे लेयर्स को लेके कंसिस्ट है, कोई एक लेयर को लेके कंसिस्ट नहीं है। जैसे एक लेयर है जो कि किसके साथ लगा हुआ है, ऊपर जो ट्यूब है ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर एक लेयर है जो कि नीचे है, यहाँ पर एक लेयर है ऐसे है, यहाँ पर एक लेयर है, इस तरह बहुत सारा लेयर्स है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो लेयर किसके साथ अटैच्ड होता है, जिस भी चीज़ में उसको रखा गया है उसके साथ जो लेयर अटैच्ड होकर रहता है, मतलब ये जो वाटर मोलिकुल्स हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं, इस ट्यूब के साथ एसोसिएटेड। तो इस ये वाला जो लेयर है वो क्या होगा, उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, वो पूरा कांस्टेंट रहेगा। इधर भी जो लेयर है वो भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अंदर बीच वाला जो लेयर है इनका जो वेलोसिटी है वो कम ज़्यादा होगा। मतलब किसी का ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा तो किसी लेयर का वेलोसिटी कम रहेगा। तो अब देखिए आप लोग, हम विस्कोसिटी अच्छा विस्कोसिटी भी बताए नहीं है, विस्कोसिटी बाद में बताते हैं। पहले ये बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे कि कांस्टेंट, हम लोग बोले ना कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग पहले एक एप्लीकेशन ले रहे हैं। ऐसे नॉर्मल हम लोग एक ट्यूब में वाटर को पास करवा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग टोटल एनर्जी इस पॉइंट में निकालेंगे, ए पॉइंट में निकालेंगे, और इधर बी पॉइंट में निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ गया, मतलब कांस्टेंट आ गया, तो इसका मतलब जो बर्नौली ने बोला वो सही था, बिल्कुल सही। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग इधर इफ v1 h1 p1 v2 h2 एंड p2 आर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। अगर v1 क्या है, वेलोसिटी है, h1 क्या है, कितने हाइट में है, मतलब ये जो लिक्विड है वो कितने हाइट में है, h1 हाइट में है। कहाँ से, ग्राउंड से। तो ये h1 है, इसका हाइट, लिक्विड कितने हाइट में है, v1 है, इस यहाँ ए पॉइंट में जो लिक्विड है उसका वेलोसिटी p1 है, यहाँ पर प्रेशर जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर इस पॉइंट में लेंगे तो इसका वेलोसिटी v2, ये कितने हाइट पे है, h2 हाइट में है। ओके, इसका प्रेशर p2। इस तरीके से हम लोग ले लिए दोनों डिफरेंट सेक्शन का, और हम लोग नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन के अनुसार टोटल एनर्जी इस पॉइंट में निकाले, जो कि कितना आया, ए वाला आया है, हाफ v1² प्लस GH1 प्लस p1/ρ। और इधर
इस पॉइंट में बी पॉइंट में जो एनर्जी आया है वो इतना है। बर्नौली बोले थे इक्वल होगा, तो इसलिए हम लोगों ने इक्वल करके दोनों पास का जो एनर्जी आया है, यहाँ पर कितना एनर्जी आ रहा है यहाँ पर दोनों को लिख दिए हैं। ओके, नॉर्मल फार्मूला पुट हुआ है एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपका प्रेशर एनर्जी। अब सोचेंगे कहाँ से आया, पिछला वाला जो वीडियो है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये देखिए टोटल एनर्जी आ रहा है, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है P1 बाय रो, P1 बाय रो। यहाँ पर जो मास है वो उसको कट कर दिया गया है, मतलब मास हर जगह था, इधर भी था इधर भी था, तो सब में मास अगर हम लोग कॉमन ले आएंगे तो दोनों तरफ का जो मास है वो कट हो जाएगा, यहाँ पर जो मास आ रहा है। लेकिन यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज है। ओके, तो इसको इक्वल कर दिए। अब देखिए रो टू बी द सेम इन टू सेक्शंस, ये जो डेंसिटी है रो वो क्या है, सेम है दोनों सेक्शन में, मतलब हियर अच्छा, ये वाला बात आप छोड़ दीजिए, इसको मत तो आप कंसिडर कीजिए। लेकिन मान लीजिए दोनों का हाइट सेम हुआ, मतलब एक यूनिफॉर्म हुआ, ये जो क्रॉस सेक्शन है इस ट्यूब का अगर यूनिफॉर्म हुआ तो दोनों का हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कि नहीं होगा। मतलब ये जो लिक्विड का पॉइंट है वो जितने हाइट में रहेगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ट्यूब, और वो लिक्विड का पॉइंट यहाँ हो जाएगा, और ये भी हाइट, तो H2 भी सेम होगा। H1 इक्वल टू H2 अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए तो ये वाला जो टर्म है दोनों कट जाएगा। कटने के बाद ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बचा, ये वाला और ये वाला टर्म बचा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ओके, H1 इक्वल टू H2 के केस में। और यहाँ पर हम लोग अब इसको लिख सकते हैं हाफ वी स्क्वायर प्लस पी बाई रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ से यहाँ कैसे आए हम लोग, देखिए यहाँ पर V1 है वेलोसिटी, यहाँ पर V2 है वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिमेन्स कांस्टेंट हो रहा है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो रहे हैं। अगर यहाँ पर और एक सेक्शन लेते C, इतना बड़ा ट्यूब होता मान लीजिए, और वहाँ पर V3 वेलोसिटी V3 होता, प्रेशर P3 होता, तो वहाँ पर फिर अगेन इक्वल करके हम लोग लिख सकते थे हाफ V3 स्क्वायर प्लस P3 बाय रो तो सेम रहता लेकिन V3 P3 आ जाता। तो यहाँ पर V1 P1 बराबर V2 P2 बराबर V3 P3, इस तरीके से V4 P4 सारा चीज़ बराबर में हो रहा है। तो हम लोग एक जनरल वेलोसिटी का V ले लिए हैं, यहाँ पर V अगर V1 है तो V1 लिखिएगा, एक जनरल फॉर्म हम लोग ने ले लिया है। V1 के बजाय V2 के बजाय हम लोग V ले लिए, P1 P2 के बजाय हम लोग जनरल फॉर्म P ले लिए, प्लस P बाई रो इक्वल्स टू क्या कर दिए, कॉन्स्टेंट कर दिए। तो ये जनरल फार्मूला आपका आ गया। कौन सा फार्मूला है, बर्नौलीज इक्वेशन जैसे बोले थे उसी के अनुसार एक फार्मूला, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वही वाला फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरा वाला टर्म जो है पोटेंशियल एनर्जी, हाइट दोनों सेम होने की वजह से टर्म पोटेंशियल एनर्जी का कट गया है, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का टर्म है। ये कौन से केस में है, जब H1 H2 बराबर होता है, दोनों का हाइट जो है बराबर रहता है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का अगर ट्यूब लिया जाए तो फिर H1 H2 बराबर हो जाएगा। और जब हम लोग H1 H2 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके वजह से हम लोगों को ए वाला इक्वेशन आ जाएगा, टोटल एनर्जी रिमेन्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट आपका आ गया उसी फार्मूला को हम लोग, रिमेन्स कांस्टेंट था ना एक C, तो उसी को हम लोग इधर ले आए, C माइनस पी बाई रो हो गया, हाफ वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, C माइनस पी बाई रो, C यहाँ पे कांस्टेंट है, हाफ वी स्क्वायर बराबर C माइनस पी बाई रो। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, पी बाई रो को उधर ले गए इस तरफ, तो क्या हो गया, पी बाई रो इक्वल्स टू C, और ये वाला टर्म इधर है -1/2 V स्क्वायर, इस तरीके का टर्म आपका आ गया, ठीक है। पी बाई रो बराबर इतना आ गया। तो कांस्टेंट है तो छोड़ ही दीजिए, कोई ना कोई वैल्यू तो रिमेन्स कांस्टेंट हर केस में ही होगा। अगर हम लोग इससे माइनस करेंगे इस वाले टर्म को, तो जो हम लोगों का प्रेशर है वो क्या होगा,
मान लीजिए वेलोसिटी हम लोगों का जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। मान लीजिए वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज कर दी, वेलोसिटी बढ़ गया तो ये वाला टर्म भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, एक तरीके से हो सकता है, कैसे हो सकता है देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल में है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों क्या है, इक्वल में है। इसका मतलब कोई चीज़ इक्वल में रहता है का मतलब क्या होता है कि अगर इसको इंक्रीज किया जाएगा इस टर्म को, तो ए इसके साथ इक्वल है तो ए बढ़ गया, तो ए भी जो भी टर्म का रिजल्ट आएगा वो भी बढ़ ही जाएगा। तो मान लीजिए भी का वैल्यू हम लोग कितना लिए, 5 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू मान लीजिए 2 था, 5 हो गया, मतलब भी बढ़ गया। तो ये वाला टर्म भी बढ़ना चाहिए। और ये वाला टर्म, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए बात पर, ये वाला टर्म कब बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ा दिए, प्रेशर को बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ा तो नेगेटिव है इसके आगे, एक ये तो कम हो जाएगा और ये बढ़ने की वजह से एक नेगेटिव रिजल्ट आएगा। नेगेटिव रिजल्ट आएगा मतलब नेगेटिव रिजल्ट कभी क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, इसको इंक्रीज करने से ये वाला वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा इसके बढ़ने से। इसका मतलब ये अगर बढ़ा है तो ये टर्म बढ़ गया, और इस टर्म को बढ़ाने के लिए हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोगों को सी को बढ़ाना होगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट का, इसको मतलब डिक्रीज करेंगे। अगर प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, ये अगर कम हुआ ये वाला टर्म, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से दोनों बराबर हो सकेंगे। और इससे ये पता चलता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? देखिए, समझने की बात यही है कि दोनों इक्वल में हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू अगर इंक्रीज़ किया तो ये भी इंक्रीज करेगा। ओके, थैंक यू टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल से यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू।